गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम। शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। सब ऑल क्लियर है बच्चा? सर क्लियर? चलिए शुरू किया जाए। शुरू करते हैं आज। डन? आपके स्क्रीन पर है आज जिस सेक्शन को हम लोग करेंगे। हम लोग आंतरिक सुरक्षा पढ़ रहे हैं, हम लोग संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच लिंकेज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आतंकवाद को पढ़ लिया है सुरक्षा चुनौती के रूप में, और ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ क्या लिंकेज है ये हम लोगों को नए टॉपिक में पढ़ना है। कल से हम लोगों ने शुरू किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके क्या लक्षण हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत में संगठित अपराध की शुरुआत, उद्विकास क्रम क्या रहा, कैसे रहा, और भारत में संगठित अपराध किस किस रूप में विद्यमान है, क्या स्वरूप है भारत में, इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने भारत में संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंधों को देखा कि किन किन आधारों पर संगठित अपराध और आतंकवाद एक दूसरे के करीब आए, कैसे एक दूसरे से जुड़े, वैचारिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे से जुड़े, ऑपरेशन में एक दूसरे की सहायता करने के लिए लोग एक दूसरे से संबंधित हो गए, या फिर लॉजिस्टिकल बेस पर भी दोनों एक दूसरे से संबंधित हुए। तो कैसे दोनों एक दूसरे से संबंधित हुए ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच इस लिंकेज का क्या दुष्परिणाम रहा। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच जो ये संबंध बना, आतंकी संगठन संगठित अपराधियों से जुड़ गए, अपराधी संगठनों से जुड़े, या संगठित अपराधियों आतंकी संगठनों से जुड़े, इस जुड़ाव का क्या रिजल्ट रहा, कॉन्सिक्वेंसेस रहा। तो बड़ा क्लियर है बच्चा कि जब दो अपराधी एक दूसरे से मिलेंगे, जुड़ेंगे, संबंध बनाएंगे, तो संबंध का परिणाम समाज पर खराब ही पड़ेगा। तो हम लोग परिणाम न लिख करके हम लोगों ने दुष्परिणाम लिखा है। आपके सामने दिया हुआ है संगठित अपराध और आतंकवाद के मध्य संबंध के दुष्परिणाम, और दुष्परिणाम में दोनों के जो दुष्परिणाम है वही दुष्परिणाम हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने आतंकवाद का दुष्परिणाम लिखा था, संगठित अपराध का भी दुष्परिणाम हम समझ रहे हैं। अपराध होता है, आतंक फैलता है तो क्या होता है, नुकसान होता है। बट ये दोनों जुड़े तो क्या हुआ? तो अगर हम कहें तो दोनों के जुड़ने से सबसे पहला बात हुआ कि टेररिज्म को पैसा का जुगाड़ हुआ। जो आतंकी संगठनों को फंडिंग होती थी, चाहे वो अमेरिका से हो, पाकिस्तान के माध्यम से हो, इनको पैसा मिल जाता था और इनको कहीं ना कहीं आतंकी हमला करने होते थे। जब पैसा बंद हो गया तो संगठित अपराध से जुड़ने के साथ उनके इस पैसे की जरूरत पूरी हुई। आतंकवाद को वित्तीय समर्थन मिला, और वित्तीय समर्थन मिला तो आतंकवाद घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। आतंकवाद को बढ़ावा। आतंकी संगठन जब संगठित अपराध से जुड़े बच्चे, तो संगठित अपराध भी घटा या बढ़ा? बढ़ा। और संगठित अपराध बढ़ा, बड़े लेवल पर अपराध होने लगा, तो इनके पास ब्लैक मनी आया, और ब्लैक मनी आया, इस ब्लैक मनी को इन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को देना शुरू किया। भारत में 90 का दशक भ्रष्टाचार का दशक माना जाता है बच्चा।
भारत में राजनीति और अपराधी जुड़े रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आजादी के बाद भारत में राजनीति और अपराधी का जो जुड़ाव रहा, उसमें राजनीतिक दल जो थे, राजनीतिक नेता जो थे, वो अपराधियों को शरण देते थे, संरक्षण देते थे। किसी की हत्या करवा दिए, बूथ लुटवा दिए, किसी को धमकी दिलवा दिए। नेता ऐसे अपराधियों को पाल पोस के रखते थे, अपराधी नेता नहीं होते थे। मतलब नेता या राजनीति में उनको संरक्षण प्राप्त होता था। हम लोग इस घटना के लिए एक शब्द यूज करते हैं, अपराध का राजनीतिकरण, पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ क्राइम। बट बच्चा, 90 के दशक में एक नई घटना दिखाई देती है भारतीय परिवेश में। 90 के दशक में ही ढेर सारी पार्टियां बनी। एक लंबे समय तक कांग्रेस की मोनोपोली हुआ करती थी। 90 के दशक के बाद गठबंधन की सरकारें आई, जनता दल की सरकारें आई। कई उसमें लोग नेता थे, कई ध्रुव था, कई पोल था, टकराव होने लगा। और 90 के दशक में हुआ कि किसी भी कीमत पर सत्ता को प्राप्त करना है। और जब किसी भी कीमत पर सत्ता को प्राप्त करना है तो फिर अपराधियों को ही क्यों न टिकट दे दिया जाए। वे अपराधी जो दूसरों के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे और चुनाव जीतते थे, पहली बार उनको खुद चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्हें भी लगा कि भाई हम दूसरों के लिए बूथ लूटते हैं, चुनाव जितवाते हैं बड़े बड़े नेताओं के लिए। नेता पालपुस के उन्हें बड़ा रखते थे, करते थे, संरक्षण देते थे। अपराधियों ने खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया या कई पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें अवसर दिया। और फिर एक नया दौर शुरू होता है। संसद में, विधानसभाओं में अपराधियों का प्रवेश। कई अपराधी जेल में रहते हुए चुनाव लड़े, चुनाव जीते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। जब अपराधी स्वयं नेता बन गए, राजनीति में आ गए प्रत्यक्षतः, तो इस घटना के लिए एक कंसेप्ट सोशल साइंस में यूज किया जाता है, राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पहला वाला था अपराध का राजनीतिकरण, दूसरी घटना को माना गया राजनीति का अपराधीकरण। और ये अपराधी कौन थे? संगठित अपराधी, बड़े बड़े लेवल पर करने वाले अपराधी। कोई तस्करी का काम करता है तो कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इलीगल तरीके से ठेकेदारी का काम करता है, शराब का धंधा चलाता है। सफेदपोश अपराधी बन गए, अब व्हाइट कॉलर क्रिमिनल बन गए, बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज क्राइम को ये संचालित करते रहे। अभी आपने देखा होगा जफर अभी पकड़ा गया, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा, ड्रग्स तस्करी में। ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने सूचित किया भारत के एनसीबी को कि नारियल के अंदर काट काट करके और ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। एनसीबी ने छापेमारी की, एनसीबी ने गिरफ्तारी की। तो डीएमके के एक नेता जो फिल्म प्रोड्यूसर है जफर सादिक, हाल में काफी चर्चा में रहा बच्चा ये घटना, उनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया। वो रैकेट चलाते थे। पलानीसामी आदि कई जो पॉलिटिकल नेता हैं वहां पर एआईडीएमके के ये पूरा घेराबंदी करने में लगे हुए हैं कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता ड्रग्स के रैकेट का हेड है। इस्तीफा की मांग की गई, काफी तमिलनाडु में बवाल मचा हाल के दिनों में। तो 90 के दशक में इस तरह के लोग राजनीति में आ गए और राजनीति में रहते हुए संगठित अपराध को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ऐसे में क्या हुआ कि राजनीति में ढेर सारा ब्लैक मनी आया। भारत में ब्लैक मनी ढेर सारा, मतलब इलीगल तरीके से। 1999 में एक संसदीय समिति की गठन किया गया राजनीति में नैतिकता को एग्जामिन करने के लिए। और इस कमेटी ने भी कहा कि 90 के दशक में राजनीति के क्षेत्र में एथिक्स काफी लोअर हुआ है, गिरा है। प्रशासन में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बढ़ा।
क्योंकि इलीगल तरीके से जब अपराधी पैसा कमाने लगे, बड़े लेवल पर ड्रग्स की तस्करी में करोड़ों अरबों रुपया जब कमाने लगे, तो इन्होंने संरक्षण देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत भी जम करके देना शुरू किया। इनका रिश्वत जब बढ़ गया तो इनके पास ढेर सारा रिश्वत का पैसा आया, नेताओं को पैसा मिलने लगा, कई नेता ही अपराधी ही नेता बन गए। ब्लैक मनी तेजी से आया। 90 के दशक में भारत में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी आया, और जब ब्लैक मनी आया तो अब नई जरूरत हुई कि कैसे इस ब्लैक मनी को साफ सुथरा करके व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाए। रिजल्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, रिजल्ट मनी लॉन्ड्रिंग, मेनली मनी लॉन्ड्रिंग इज द रिजल्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम। ब्लैक मनी बहुत ज्यादा होगा तो उसको सफेद करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा शुरू होगा। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग, विभिन्न तरीकों से उसको व्हाइट करने का काम शुरू हुआ। जम के ब्लैक मनी को सबसे पहले रियल एस्टेट में डाला गया, क्योंकि रियल एस्टेट ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का सबसे बड़ा तरीका। इसलिए आपने देखा होगा कि उस दशक में रियल एस्टेट का प्राइस बहुत तेजी से भागा ऊपर। कारण यही था बच्चा, असंगठित अपराध को कमाने का एक नया धंधा मिला, ड्रग्स की तस्करी। 90 के दशक में बड़े बड़े लेवल पर डी कंपनी ने मुख्य रूप से यही काम संभाल लिया। तो आतंकवाद और संगठित अपराध के मध्य गठजोड़ का एक दुष्परिणाम और हुआ, काला धन और भ्रष्टाचार। अधिकारी कर्मचारी के लेवल पर, नेताओं के लेवल पर भ्रष्टाचार तेज हुआ। जब भ्रष्टाचार तेज हुआ, ब्लैक मनी आया, तो फिर एक तीसरा हम दुष्परिणाम दिखाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और भारी आर्थिक क्षति। आतंकवाद को वित्तीय समर्थन और बढ़ावा, मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध के बीच समाज को प्रभाव, संबंध का प्रभाव, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के बीच लिंकेज का दुष्परिणाम। पहला, आतंकवाद को वित्तीय समर्थन मिला और आतंकवाद को बढ़ावा मिला, आतंकवाद और मजबूती से आगे बढ़ा। दूसरा, काला धन और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग और शुरू हुई, और जब मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हुई तो देश का आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि ढेर सारे ब्लैक मनी को इंसर्ट कर दिया जाता है इंडियन इकोनॉमी में। दुनिया के किसी भी देश में मनी लॉन्ड्रिंग देश की आर्थिक व्यवस्था को चुनौती दे देता है, आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डाल देता। ये दुष्परिणाम था बच्चा। चौथा दुष्परिणाम क्या हुआ? तो जो होता है, आतंकवाद बढ़ेगा, संगठित अपराध बढ़ेगा तो जानमाल को भी हानि होगी, आर्थिक विकास दुष्प्रभावित होगा, अपराध में वृद्धि होगी। जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइज क्रिमिनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह जाएगा बच्चा। फिर लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथों का गुलाम, उनके गुलाम बन जाएगा। ये हुआ इंडिया में, अपराध में वृद्धि हुई, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा, क्योंकि टेररिज्म जब मजबूत हुआ, क्रॉस बॉर्डर क्राइम जब मजबूत हुआ। क्रॉस बॉर्डर क्राइम का मतलब होता है कि देश के अंदर ही अब अपराध नहीं, बल्कि अपराध का जो जड़ है वो देश के बाहर। पाकिस्तान से रह करके डी कंपनी ने, दाऊद इब्राहिम ने भारत में अपराध का काम संचालित करना शुरू कर दिया। इसको क्रॉस बॉर्डर क्राइम, या वहां से आतंकवाद भारत में फैलाना जाने लगा, इसको क्रॉस बॉर्डर क्राइम। इसने हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने चुनौती उत्पन्न की। और एक सातवां पॉइंट दे देंगे, मानव समाज और विश्व समाज को इससे खतरा हुआ, क्योंकि जब आतंकवाद मजबूत होगा बच्चा, संगठित अपराध मजबूत होगा, तो भारत का ही नहीं, दुनिया के देशों का ही नहीं, पूरे विश्व समाज का नुकसान होगा। जान माल की हानि और आर्थिक विकास को खतरा। पांचवा पॉइंट देंगे, अपराध में वृद्धि और विधि व्यवस्था पंगु। हर पॉइंट पर 2 लाइन को लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, और आप आराम से लिख सकते हो। छठा पॉइंट होगा राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा खतरे में, और सातवां पॉइंट होगा मानव समाज या विश्व समाज को खतरा। यह है आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध के दुष्परिणाम। इस तरह से लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्या दुष्परिणाम हुए, इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब हम लोग आते हैं
आखिर ये लिंकेज बना कैसे? एक डायमेंशन आपके सामने स्क्रीन पर है, आतंकवाद और संगठित अपराध के बीच संबंध क्यों बना, इन संबंधों का क्या कारण रहा। मोटा मोटी मैं इतना समझा चुका हूं कि आप आराम से समझ सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक क्यों आए, दोनों एक दूसरे से जुड़े क्यों थे। हम लोगों ने विभिन्न आधारों पर संबंधों को देखा, वो आधार तो अपने आप में जुड़ाव का कारण है, बट कुछ और फैक्टर भी यहां जुड़ जाएगा। मैंने पहली बार बताया था आपको कि कैसे अफगानिस्तान बेस्ड टेररिज्म का उभार होता है रूस को कमजोर करने के लिए, अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाने के लिए। जब 1989 में यूएसएसआर चला जाता है, फिर उसके बाद यूएसएसआर का विखंडन हो जाता है, शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। अब पूरे दुनिया में एक ही पोल होता है, वह है अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका। अब अमेरिका को रूस को कमजोर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रूस के विखंडन के साथ रूस खुद टूट करके कई देशों में बट गया। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कई देश बट गए, कई देश बन गए। अमेरिका ने फंडिंग बंद की, और फंडिंग बंद की तो फंड के चक्कर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम की ओर उन्मुख हो गए। ऑर्गेनाइज क्राइम से इनका संबंध बना, तस्करी के लिए, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी से पैसा कमाने के लिए उन्मुख हुए, और फाइनली तभी संभव था जब अलग अलग देशों के ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इनका संबंध हो, तो अपनी चीजों को भेज सकते हैं। इस लिंकेज ने क्रॉस बॉर्डर क्राइम को बढ़ावा दिया, अदरवाइज उसके पहले जो अपराध था उस देश के अंदर ही हुआ करता था। भारत में होने वाले अपराध का दुनिया के अन्य देशों के साथ लिंकेज नहीं हुआ करता था बच्चा, एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा, जब 2001 में ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा के आतंकियों ने अमेरिका पर हमला किया, अमेरिका के वर्ल्ड टावर सेंटर पर आतंकी हमला किया, इसको 9/11 के नाम से हम जानते हैं बच्चा। अमेरिका तिलमिला गया और अमेरिका ने वार ऑन टेरर की शुरुआत की। गुस्से में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड नेशन को यूज किया, चूंकि यूनाइटेड नेशन पर डोमिनेंसी थी अमेरिका की, और जितने भी आतंकी संगठन है उनको प्रतिबंधित करना, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव ला करके उनको प्रतिबंधित करना, उनके जितने भी अकाउंट है उनको सीज करना, विभिन्न तरीकों से आतंकी संगठनों के आर्थिक स्रोत पर प्रहार करना शुरू किया गया। हम लोगों ने देखा कि कैसे यूएन कन्वेंशन इस पर फोकस करके पारित किया गया। हाल में नो मनी फॉर टेरर का एक सम्मेलन लगातार संचालित किया जा रहा। इस घटना ने आतंकी संगठनों के आर्थिक पहलू को कमजोर किया, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था आतंकवादियों का संगठित अपराध की तरफ उन्मुख होने के लिए, आतंकी संगठनों का संगठित अपराधियों के साथ अपना संबंध बनाने के लिए, जुड़ने के लिए संबंध बन गया। 80-90 के दशक में एक और घटना घटती है, वो घटती है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। हम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय मैंने आपके कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, एथनिसिटी बढ़ा, रिलीजियस एथनिसिटी बढ़ा। जो टर्म मैं यूज करता हूं, ये सारे टर्म से आप अवगत हो, इन सारे टर्म के कंसेप्ट से आप अवगत हो, और इन घटनाओं ने धार्मिक रूढ़िवाद को जन्म दिया, धार्मिक कट्टरतावाद को जन्म दिया। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे, इसी इंटरनल सिक्योरिटी में भी मैंने आपको समझाया, आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में रजा शाह का तख्ता पलट, ईरान में धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि। धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि हुई तो यही वो दशक था जब धर्म के नाम पर आतंकी संगठनों का जन्म होता, वो चाहे अल-कायदा के रूप में हो, चाहे वो इस्लामिक स्टेट के रूप में हो। और धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि ने धार्मिक आतंकवाद को जब बढ़ाया, तो आतंकवाद को पैसा चाहिए था, आतंकवाद को एक
धार्मिक रूढ़िवाद फोर्स कर रहा था और आतंकवाद को फलने फूलने के लिए पैसा चाहिए था। और इस आवश्यकता ने भी आतंकवाद को संगठित अपराध की तरफ जोड़ा, संगठित अपराध की तरफ उन्मुख किया, संगठित अपराधियों से संबंध बनाने के लिए उन्मुख किया। क्योंकि आतंकी संगठन अपने इस चीजों को, ड्रग्स आदि आदि को दूसरे दूसरे देशों में बेचेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अपराध बढ़ा, क्रॉस बॉर्डर क्राइम बढ़ा, इससे पूरा विश्व चिंतित हुआ, विश्व परेशान हुआ। बच्चा, ये था आतंकी संगठनों का संगठित अपराधियों से संबंध बनाने, लिंकेज बनाने का कारण। अब 2-3 कारण हमें देना होगा संगठित अपराधियों का आतंकी संगठनों से जुड़ने का क्या कारण। कारण हम देते हैं बच्चा, इनकी पैसे की जरूरत पहले से भी थी, कोई नई चीज तो थी नहीं। संगठित अपराधी अपराध करते थे पैसा कमाने के लिए ही। संगठित अपराध का लक्षण में हम लोगों ने लिखा है पैसे के लिए, आय के लिए अपराध। ये कोई नई चीज नहीं थी। बट 90 के दशक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में भारत भी शामिल हो गया। ढेर सारी कंपनियां इंडिया में आई, ढेर सारे तरह तरह के कार बनने लगे, तरह तरह की मोबाइल। अगर हम कहें तो वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद को जन्म दिया। वैश्वीकरण ने उत्पादन को, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा दिया। वैश्वीकरण ने उत्पादों की विविधता को बढ़ा दिया, डाइवर्सिटी इन प्रोडक्शन, विविधता को बढ़ा दिया। ढेर सारे चैनल खुले और इन कंपनियों में जब प्रतिस्पर्धा हुई तो इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जमकर प्रचार प्रसार करना शुरू किया। विज्ञापन का महत्व बढ़ा। उनके विज्ञापन ने लोगों के अंदर इन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को तीव्र किया। इसको उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। जब चीजों को खरीदने की इच्छा जागी बच्चा, तो धन का महत्व बढ़ा, पैसे का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। समाज में पैसे का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा तो भाई संगठित अपराधी भी उसी समाज के अंग है। कल तक जो मोटरसाइकिल से चलते थे उनका मन करेगा कि अब हम भी कार से चले, जो कार से चलते थे उनका मन करेगा अब हम मर्सिडीज से चले, BMW से चले। संगठित अपराधियों में भी पैसे की लालच बढ़ी जब, तो उनको लगा कि ये छोटा मोटा धंधा करने से बड़ा पैसा नहीं आने वाला है, बड़ा पैसा लाना है तो कुछ बड़ा काम किया जाए। और ये बड़ा काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाने वाला अपराध था, संगठित अपराध था, तस्करी थी। वैश्वीकरण, धन के महत्व में वृद्धि ने संगठित अपराधियों को बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित किया और फिर वो आतंकी संगठनों के साथ संबंध बनाने के लिए उन्मुख हुए। एक हम और दे सकते हैं, 1-2। ये आतंकी संगठनों के लिए 3 कारण हमने बताया कि संगठित अपराध से लिंकेज की ओर क्यों उन्मुख हुए, संगठित अपराधी आतंकी संगठनों से संबंध बनाने के लिए क्यों प्रेरित हुए। ये कारण भी मैंने बता दिया, 4 हो गया। अब 2-3 कारण और दे सकते हैं, और 2 कारण और ये है कि दुनिया के कई देशों के अपने स्वार्थ ने भी आतंकवाद और संगठित अपराध को बढ़ाने का काम किया। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कई कंट्री के अपने जो स्वार्थ है, इन्होंने आतंकवाद और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया। अपने स्वार्थ के कारण अमेरिका ने एक लंबे समय तक आतंकवाद को बढ़ावा दिया। चाइना कई रूपों में बढ़ावा दे रहा, सपोर्ट कर रहा। पाकिस्तान तो बढ़ावा दे ही रहा है। और आतंकवाद बढ़ेगा तो संगठित अपराध भी बढ़ेगा, क्योंकि लिंकेज बन चुका है। इन दोनों को बढ़ाने में, दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके और बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण विभिन्न देशों के निहित स्वार्थ रहे हैं। और लास्ट में कारण दे सकते हैं कि आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने वाली जो फोर्सेज हैं वो भी कमजोर रहे हैं, जिसके चलते दोनों बढ़े हैं और दोनों का संबंध बढ़ा। तो हम 6 पॉइंट में अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखे तो जब भी आएगा बच्चा कारण, तो 50, 60, 70 शब्दों से ज्यादा नहीं आएगा। और अगर हम 6 पॉइंट को डील कर लेते हैं तो हमारा 60-70 शब्द का कोटा पूरा हो जाएगा। एक डायमेंशन हमारा है। पहला कारण है शीत युद्ध की समाप्ति, आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे बंद, फलतः संगठित अपराध की ओर उन्मुख। मैंने बहुत कंक्रीट लाइन लिख दिया है, बट कंसेप्ट आपका क्लियर है। और इस लाइन को जो आपके सामने
15 शब्दों में है, 20 शब्दों में, इस लाइन को आप आराम से 30-40 शब्दों में दे सकते हो। और 6 को 30-30 शब्दों में दे दिए तो 180-200 शब्द हो गया बच्चा। 200 शब्द से ज्यादा कभी कारण पर तो नहीं पूछेगा। कारण अगर पूछता है तो मिनिमम पूछेगा तो 2 डायमेंशन पूछेगा, कारण, दुष्परिणाम, कारण, किए गए प्रयास। मैक्सिमम हमें 100 शब्द की जरूरत है और हम आराम से लिख सकते हैं। दूसरा है आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का ऐलान। किसने किया था? अमेरिका ने किया था, अमेरिका के सहयोगी देशों ने किया था। फलतः आतंकवादियों के आर्थिक स्रोत पर प्रहार, फलतः वे संगठित अपराध की ओर उन्मुख। डन। इसके बाद तीसरा है विश्व स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि, फलतः धार्मिक आतंकवाद में वृद्धि। और यह बढ़ा तो पैसे के लिए संगठित अपराध की तरफ उन्मुख होना स्वाभाविक था। चौथा, वैश्वीकरण और धन के महत्व में वृद्धि, फलतः संगठित अपराध का आतंकी संगठनों के साथ संबंध, क्योंकि संगठित अपराधियों को भी पैसा कमाने की लालसा बढ़ गई। मेन यही 4 कारण है बच्चा। 5वां कारण हमने एक दे दिया है, वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के निहित स्वार्थ। और 6ठा कारण दे दिया है आतंकवाद और संगठित अपराध को नियंत्रित करने वाले कारकों का कमजोर होना। तो हम सुझाव भी देते हैं तो हम यही कहते हैं कि आतंकवाद और संगठित अपराध को और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रोका जाए, नियंत्रित किया जाए। और एक और सुझाव देते हैं कि इस काम में वैश्विक सहयोग की प्राप्ति हो। जब तक विश्व के देश सहयोग नहीं करेंगे, मिलकर के इसका मुकाबला नहीं करेंगे, क्योंकि यह केवल देश मात्र की समस्या नहीं है। कोई भी क्रॉस बॉर्डर क्राइम एक देश की समस्या नहीं होती है, यह वैश्विक समस्या होती है। आज के डेट में टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या का उभार ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ उसके लिंकेज के कारण संभव है। इसलिए लिंकेज को तोड़ने के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रयास हो रहे। तो एक डायमेंशन हम लोगों का और हो गया बच्चा। अब हमारा अगला डायमेंशन है नियंत्रण हेतु प्रयास। आतंकवाद के नियंत्रण हेतु प्रयास ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, रिपीट करने की जरूरत नहीं। यहां पर टॉपिक कम हो जाएगा क्योंकि सिलेबस में आतंकवाद कोई टॉपिक नहीं था बच्चा। हमने वहां पढ़ लिया तो वहां पर ढेर सारे नियंत्रण हेतु प्रयास पढ़ लिए, यहां पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कानूनी प्रयास में भी हम वही प्रयास फोकस्ड करेंगे जो ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस्ड है, मकोका, ककोका, डिकोका, गुजकोका, राइट। नियंत्रण हेतु किए गए प्रयास। सबसे पहले तो भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम या कहो तो टेररिज्म, बट मेनली ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए सामान्य कानून जो प्रचलित है, हालांकि अब आईपीसी के जगह पर अलग संहिताएं कई बना दी गई है, लेकिन अभी भी हम पढ़ेंगे तो उसी आईपीसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो सामान्य कानून है, अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग कानून हमारे समाज में विद्यमान है। कानून के रूप में कानून बनाकर दंड की व्यवस्था के द्वारा इस तरह के अपराध को रोकने का प्रयास किया गया है। हमारे आईपीसी की, इंडियन पेनल कोड की कई धाराएं इस तरह के अपराधों को, अपराध कृत्य को अपराध मानती है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 378 किसी कृत्य को 378 के तहत चोरी के रूप में अपराध माना जाता है। 392 लूट के रूप में अपराध माना जाता है। 395 का संबंध डकैती से है। डकैती मतलब जब कम से कम 5 लोग मिलकर। 364A अपहरण से जुड़ा हुआ है, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या के लिए अपहरण। आईपीसी की विभिन्न धाराएं कहीं न कहीं संगठित अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रयास में शामिल की जा सकती है। इसके अलावा कुछ गिरोहों के विरुद्ध, गैंगस्टर के विरुद्ध विशेष कानून बनाया गया। जब यह अपराध बढ़ने लगा तो अलग अलग राज्यों ने गैंगस्टर के अगेंस्ट में ढेर सारे कानून बनाए। कुछ कानून की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। गिरोहों के विरुद्ध विशेष कानून, यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986,
80 में उत्तर प्रदेश में एक कानून बनाया गया, गैंगस्टर एक्ट इसको कहा जाता था। कई इस तरह के बड़े बड़े अपराधियों पर यही एक्ट लगाया जाता था और इस एक्ट को लगा करके उनको जेल भेज दिया जाता था। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए कानून बनाया गया। द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए 1988 में भारत में कानून का निर्माण किया गया ताकि ड्रग्स की तस्करी को रोका जा सके। इस कानून के तहत ड्रग्स की तस्करी को अपराध माना गया। उसमें ड्रग्स को डिफाइन किया गया, क्या क्या ड्रग्स की श्रेणी में आएगा, आदि आदि। इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाया गया। वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाया गया। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 1986, इसमें अमेंड किया गया है। कानून पहले से बना हुआ था 2006। और स्पेशली ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस्ड। जब ऑर्गेनाइज क्राइम 90 के दशक में, खास करके मैंने कहा कि 90 के दशक में बड़े बड़े माफिया डॉन आ गए और लार्ज स्केल पर भारत के सभी राज्यों में ऑर्गेनाइज क्राइम बहुत मजबूती के साथ उभरा। जब हर राज्य के सरकार ने महसूस किया कि ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए और बड़े स्तर पर कानून का निर्माण किया जाए, और इस स्तर पर पहला कानून बनाया गया बच्चा मकोका। याद है मैंने आपको बताया था मकोका। और ये मकोका मैं आपको आतंकवाद पढ़ाते समय पढ़ा चुका हूं। मकोका 1999 में, इसके बाद ककोका 2001 में, डिकोका 2002 में, फिर तो लगातार उसी तर्ज पर अलग अलग राज्यों ने कानून बनाना शुरू कर दिया। इसलिए कि ऐसा महसूस किया गया कि इस तरह का कानून संगठित अपराध को ब्रेक करने में काफी कारगर होगा। और हर जगह 15 दिन के रिमांड को 30 दिन कर दिया गया। सभी कोका में चार्जशीट 90 दिनों में दाखिल करना होता है। कहा जाता है ना कि चार्जशीट 90 दिनों के अंदर दाखिल करना होता है, 3 महीने के अंदर दाखिल करना होता है, और 3 महीने के बाद चार्जशीट दाखिल होते ही बेल हो जाता है। चार्जशीट दाखिल करने का समय सीमा 180 दिन कर दिया गया। 180 दिन का मतलब होता है कि 6 महीने बेल नहीं होगा। एंटीसिपेटरी बना दिया गया, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होगा। इस तरीके से इस कानून को कड़ा किया गया ताकि इस कानून का धारा संगठित अपराधियों पर लगाया जाएगा, और संगठित अपराधियों को जब इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा तो एक लंबे समय तक वो जेल में रहेगा। ये कड़ा कानून है। कम से कम इसके डर से इस तरह के अपराध को रोका जा सकता है। मकोका 1999, कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, एक्ट 2001, दिल्ली कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2002, यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2018, 2018, हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिल 2023 और राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम बिल 2023 आदि। हमने मकोका 1999 का पहले आपको बता दिया, और इसी तर्ज पर ढेर सारे कानून बनाए गए। हर स्टेट में लगातार बनाए जा रहे हैं ताकि संगठित अपराध को रोका जा सके। गुजरात में भी एक कानून बना। मैंने यहां गुजकोका ना देकर अलग से दे दिया है। गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2015 दिसंबर 2019 में लागू हुआ। बच्चा ये कानून काफी विवादित था। गुजरात में कानून बनाने के बाद में 3 बार दिल्ली राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने रिफ्यूज कर दिया था। इसमें कुछ विवादास्पद धाराएं थी, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ये कानून बनाया जा रहा था, ये कानून उस समय जस्ट मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, मई 2014 में। बट इनके कार्यकाल से ही ये कानून प्रोसेस में था। समझ में आ रहा है? 2015 में वहां फाइनल किया गया, दिल्ली में आया, दिल्ली में वापस भेज दिया गया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के नेता थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा, तो उसे वापस जाता रहा, फिर से वापस कर दिया गया।
बट बाद में ये गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। देखो आप पीछे देख रहे थे, पीछे में क्या था? महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, कर्नाटका कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, दिल्ली कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, हरियाणा कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, ठीक है, बिल, राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। टेररिज्म नहीं था इसमें। गुजरात ने गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2015 बनाया गया, और इस कानून में एक प्रोविजन दिया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति की गतिविधि जिससे हमारे व्यवस्था में, ऑर्डर में बाधा आती है, वो आतंकवाद है। अब बताओ, यानी सरकार किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी या संगठन को जो रैली कर रहा हो सरकार के विरोध में, कह सकती है सरकार की सिस्टम को बाधा पहुंचा रहा है, आतंकी, और इस कानून के तहत वो गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। इस कानून में कुछ विवादास्पद, अभी मैं इसको अलग से चर्चा करूंगा। 2019 में फाइनली ये लागू कर दिया गया। गुजको का, राइट। इसके बाद एक बिल की चर्चा हम करेंगे, मानव तस्करी को रोकने के लिए 2021 में एक बिल लाया गया, द ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। इसको पहले एक्ट के रूप में पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया, ठीक है। ये है कानूनी रूप से किए गए प्रयास। इसके बाद अलग से मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए क्या क्या कानूनी प्रयास किया गया है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक जरूर मेन जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून है, क्योंकि वो भी एक संगठित अपराध है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए 2002। इसमें अमेंड किया गया बाद में, काफी आज के डेट में चर्चा में है, क्योंकि इसी कानून के तहत हमारे केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, इसी कानून के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया था, और ईडी ने इनको गिरफ्तार किया है। तो आप देख ही रहे हो, सुन रहे हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक कठोर कानून है। इस तरह से अलग अलग संगठित अपराध को रोकने के लिए भी सरकार ने अलग अलग कानून बनाए। तस्करी को, मानव तस्करी को रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए, और यूपी कोका, गुजकोका टाइप ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए स्पेशल कानून बनाया गया। फिर पीछे कुछ कानून की चर्चा हम कर चुके हैं, आतंकवाद को रोकने के लिए आपसपा, ऊपा आदि आतंकवाद को रोकने के लिए जो कानूनी प्रयास है, ये सब बच्चा हमारे भारत में संगठित अपराध को रोकने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए कानूनी प्रयास किए गए, नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए, ये सब प्रयास डन। अब यहीं पर दो टॉपिक टच कर देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि इस टॉपिक को हम लोगों ने नहीं छुआ। यूपी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 2018, यूपी कोका, हालांकि पैटर्न बच्चा वही है। महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो हम लोग पढ़े थे 1999 वाला, आतंकवाद में मैंने उसके बारे में थोड़ा डिटेल दे दिया था। अभी अभी जो मैंने कहा कि पुलिस रिमांड 30 दिन के लिए 15 दिन की जगह पर 30 दिन कर दिया गया, चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 90 दिन की जगह पर 180 दिन कर दिया गया, ठीक है। इस तरह के कुछ प्रावधान, कठोर प्रावधान करके कानून बनाया गया। तो जो महाराष्ट्र में है वो यूपी वाले में भी था, देख लीजिए। हालांकि यूपी वाले में बचाव का भी एक रखा गया, क्योंकि इस तरह के जब कठोर कानून होते हैं तो अक्सर इनका मिसयूज होता है। अभी कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो कानून है उसका मिसयूज कर रही है हमारी सरकार, और टारगेट करके अपने विरोधियों को खत्म कर रही है, जेल भिजवा रही है। आम आदमी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें प्रचार करने से रोका जा रहा है, कि हम चुनाव में एकदम खत्म हो जाएं। 4 नेता आम आदमी पार्टी के जेल में है, जो प्रमुख नेता हैं, जो हर जगह चुनाव प्रचार करते, भाषण देते। अगर 2-4 और लोगों को भेज दिया जाए तो आम आदमी पार्टी में कोई नेता नहीं रह जाएगा जो कहीं चुनावी सभा कर सके। आम आदमी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, इसीलिए सरकार कर रही है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे। तो अक्सर कोई नई चीज नहीं है, सीबीआई पर भी आरोप लगाया गया है। अक्सर जब कोई एक कठोर मजबूत कानून का निर्माण किया जाता है तो कहा जाता है कि सरकार इस कानून को मिसयूज कर रही है,
अपने प्रतिद्वंदियों को नष्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए डैश डैश डैश। तो सरकार क्या करती है कि यूपी को का इन सब चीजों पर भी ये आरोप लगाया गया, गुजरात पर इसीलिए लगाया गया कि सरकार इसी कानून का सहारा लेकर अपने विरोधियों को, प्रतिद्वंदियों को टारगेट करेगी, प्लस कर देगी। इसमें हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि उसका बचाव किया जा सके। यूपी कोका के प्रमुख प्रावधान, किसी तरह का संगठित अपराध करने वाला व्यक्ति इस कानून के दायरे में आएगा अगर ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है। इसी कानून के तहत अगर संगठित अपराध, तस्करी कर रहा है तो इसी कानून के तहत उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन चूंकि कानून कड़ा है और मासूम बच्चे को जेल भेजना उचित नहीं है, तो सबको नहीं भेजा जाएगा। दूसरा प्रावधान है, इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 माह तक जमानत नहीं होगी, यानी 180 दिन जब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जाएगा, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक जमानत कैसे होगी? चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा 90 दिन की जगह 180 दिन। इस कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 6 माह तक जमानत नहीं, 30 दिन तक रिमांड और 180 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करने का प्रावधान। अपराधी को कम से कम 5 साल और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान। कम से कम 5 साल और अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान। ठीक है। अब इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए, क्योंकि जब जब कानून बना ना वो कोका वगैरह, तो एक विवाद उठा, इस तरह के कानून का राज्य दुरुपयोग कर रही है। मैंने आपको बताया था कि पोटा और टाडा को भी बंद कर दिया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। तो इसमें चीज प्रयास किया गया कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो। इसके लिए हुआ कि कम से कम 2 संगठित अपराध में शामिल होने और आरोप पत्र दाखिल होने पर ही इस कानून के तहत केस किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति तस्करी करता है तो जो तस्करी और अपराध के लिए कानून है, उसी कानून के तहत उसको जेल भेजा जाएगा, चार्जशीट दाखिल किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति पर 2 बार ऐसा हो चुका है, तो तीसरी बार यदि वो अपराध करता है तो फिर एक कड़ा वाला कानून उस पर लागू किया जाएगा, क्योंकि अब उस पर कोई दया करने की जरूरत नहीं। तो होगा कि कम से कम मिसयूज, अचानक किसी नेता को, शरीफ को आप अचानक इस कानून के तहत गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो कम से कम मिसयूज से बचेगा। कम से कम 2 संगठित अपराध में शामिल होने और आरोप पत्र दाखिल होने पर ही इस कानून के तहत केस दर्ज का प्रावधान। दूसरा, राज्य स्तर पर गृह सचिव द्वारा ऐसे मामलों की मॉनिटरिंग, स्टेट लेवल पर जो होम सेक्रेटरी है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई इसका मिसयूज न कर सके। आईजी रैंक के अधिकारी की संस्तुति के बाद ही केस दर्ज। कोई भी थाना में कोई भी पुलिस, डीएसपी, एसपी इस कानून के तहत केस नहीं दर्ज कर सकता। अगर इस कानून के तहत कोई अपराधी पकड़ा गया और केस दर्ज करना है तो कम से कम आईजी का संस्तुति होना चाहिए। आईजी स्तर के अधिकारी जब अप्रूवल दे कि नहीं किया जा सकता है गंभीर अपराधी, कम से कम आईजी लेवल पर जब करना पड़े। अब आईजी भी मिल जाए बात अलग है, अदरवाइज काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। चौथा कहा गया स्पेशल कोर्ट का प्रावधान। इसके लिए स्पेशल कोर्ट होगा ताकि इस तरह के केस में पकड़ के किसी को लंबे समय तक तड़पाना उचित नहीं है। फटाफट इसका ट्रायल हो, फटाफट इस केस का फैसला हो, बेल हो या सजा हो अगर गलती किया है। और अपील प्राधिकरण का प्रावधान। अपील प्राधिकरण होगा जहां पर अगर कोई अपराधी है जिसको इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और वो स्पेशल कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो अपील प्राधिकरण में जा सकता है, अपील कर सकता है। ये है बच्चा यूपी कोका। और जो सबसे विवादास्पद मैंने कानून बताया वो है गुज कोका, गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 2015। गुज कोका 1 दिसंबर 2019 से लागू। इसमें कुछ कुछ चीजें बाकी वही है, 180 दिन रिमांड, 30 दिन का, ठीक है। बट आतंकवाद, सार्वजनिक व्यवस्था को अगर बिगाड़ देते हैं तो आतंकी कहलाएंगे आप, आतंकवाद की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें 2-3 चीजें जो की गई, जनरली होता क्या है बच्चा, आप लोग सुने होंगे और हमारे बच्चे स्मार्ट है, फिल्में देखते हैं और फिल्में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में आपके, मैं बस याद करवा दे रहा हूं। अक्सर देखते होंगे कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, पुलिस के सामने वो बयान दे देता है कि मैंने अपराध किया है। ऐसा करके पुलिस की पिटाई से बच जाता है और कोर्ट में जाकर अपराधी पलट जाता है कि हमने तो पुलिस के सामने कुछ कहा ही नहीं, पुलिस ने तो डंडा मार के जबरदस्ती हमसे कहलवा लिया, लिखवा लिया, साइन करवा लिया।
परिणाम मतलब, या फिर अक्सर होता क्या है कि गवाह गवाही देता है पुलिस के सामने, पुलिस जब गवाहों को लेकर कोर्ट में खड़ा करती है तो गवाह पलट जाता है। कोर्ट में जाते जाते गवाह को पलटने में देर नहीं लगता। इन सब चीजों से बचाव के लिए यह हुआ कि अगर एसपी रैंक के अधिकारी के सामने कोई बयान दिया गया अपराधी ने, तो फिर कोर्ट में पलटे भी तो उसको सबूत माना जाएगा, यानी कोर्ट के जज के समक्ष जो बयान दिया गया है उसी के समकक्ष माना जाएगा यदि एसपी के रैंक के अधिकारी के सामने बयान दिया है। इससे क्या होगा कि अपराधी का गवाह पलटने का कोई खतरा नहीं रहेगा। खास करके आतंकवाद और बड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कोई गवाह है, गवाह ही नहीं मिलेगा यार, पलटने की तो बात ही दूर, 2 मिनट में पलट जाएगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, ऐसे बड़े बड़े अपराधियों के विरुद्ध गवाह मिले, कौन जान देने जाएगा। इसके लिए व्यवस्था इस कानून में किया गया था कि जो गवाह बराबर पलट जाते हैं और फिर पुलिस कुछ नहीं कर पाती, इसका उपाय है कि अगर पुलिस के सामने एसपी रैंक के अधिकारी के सामने अगर कोई अपराधी बयान देता है या कोई गवाह बयान देता है तो उसको फिर सबूत के समकक्ष माना जाएगा, उसको माना जाएगा कि वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। इसका भी काफी विरोध हुआ था। एक विरोध हुआ था कि आतंकवाद की श्रेणी में शामिल लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले को, उसका भी विरोध किया गया था वहां के लोगों के द्वारा कि सरकार इसको अपने हथियार के रूप में यूज करेगी, क्रश करेगी। इसमें एक और विवादास्पद प्रावधान था बच्चा कि टेलीफोन से जुटाए गए या टेप किए गए साक्ष्यों को सबूत माना जाएगा। अगर किसी का हम टेलीफोन से रिकॉर्ड कर लेते हैं बातचीत तो टेक्निकली कोर्ट इसको सबूत नहीं मानता। ध्यान रखिएगा, आज के डेट में एआई का जमाना है यार, किसी की आवाज की नकल की जा सकती है। फोन पे किसी का आवाज एकदम डिट्टो बना करके बातचीत किया जा सकता है, इसलिए इसको अगर हम सबूत मानेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मिसयूज होगा। इसलिए इस तरह की चीजों को सबूत नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें प्रोविजन था कि टेलीफोन द्वारा जुटाए गए या टेप किए गए साक्ष्य को सबूत माना जाए। इस पर काफी विवाद हुआ, बट हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इसको लागू करवाकर दम लिया और दिसंबर 2019 में इस कानून को लागू कर दिया। 3 बार राष्ट्रपति महोदय ने इसको वापस भेजा था, 2 बार पहले और 1 बार बाद में। चलिए एक बार देख लेते हैं गुज टी कोका के प्रमुख प्रावधान। सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य आतंकवाद की श्रेणी में शामिल। धारा 2(1), धारा याद रखना क्योंकि आप सपा से धारा पर फोकस करके प्रश्न पूछा गया है। तो जब कभी भी हम कोई अधिनियम पढ़ते हैं इस तरह के और धाराएं बहुत ज्यादा विवादास्पद है, जिसका काफी चर्चा है अखबारों में, तो पक्का है कि उस धारा को फोकस करके प्रश्न पूछा जा सकता है। आप सपा का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था कि किन धाराओं को, आप सपा कानून के किन धाराओं को एक्टिविस्ट जो हैं, मानवाधिकारवादी जो हैं, वो विरोध कर रहे हैं। राइट, आप सपा कानून सब पता है आपको, किस किस प्रावधान का मानवाधिकार संगठन विरोध कर रहा है भी पता है, लेकिन वो प्रावधान किस धारा में है नहीं पता है, तो उस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चे नहीं लिख के आए थे, नहीं लिख पाए थे। 1 माह तक रिमांड और आरोप पत्र पेश करने की अवधि 180 दिन तक करने का प्रावधान। जमानत के लिए 2 अतिरिक्त शर्तों का प्रावधान। एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है और टेलीफोन द्वारा जुटाए गए या टेप किए गए साक्ष्य को सबूत माना जाएगा। चलिए, ये बीच में था, एक ब्रेक था कह लो। सीरियल अभी जारी है और सीरियल में हमारा जो भाग था उसमें हम पढ़ रहे थे संगठित अपराध और आतंकवाद को रोकने हेतु किए गए प्रयास, और प्रयास में हम लोग मेन जो हमारे कानूनी प्रयास है उसकी चर्चा कर रहे थे। उसी कानूनी प्रयास में यूपी कोका, महाराष्ट्र मकोका वगैरह वगैरह आया, तो उसको हम लोगों ने अलग से पढ़ लिया।
कानून बनाने के बाद सरकार ने अलग अलग ऑपरेशन के माध्यम से भी प्रयास किया। संगठित अपराध के विरुद्ध विभिन्न ऑपरेशन, संगठित अपराध के विरुद्ध विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा भी प्रयास किया गया। नवंबर 2019 में हरियाणा पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ किया गया। इस समय समय पर लगातार ऑपरेशन के रूप में प्रयास किया जा रहा है बच्चा, खास करके ड्रग्स की तस्करी को, मानव की तस्करी को रोकने के लिए इधर लगातार प्रयास। पंजाब तो सबसे हब बन गया है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मुंबई संगठित अपराध का हब। बिहार के, यूपी के लोग भी रोजगार की तलाश में संगठित अपराध में मुंबई, पंजाब आने लगे हैं। सरकार लगातार ऑपरेशन कर रही है, अभियान कर रही है, ईडी कर रही है अभियान मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराध को रोकने के लिए। देख ही रहे हो, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो, एनसीबी का नाम सुना होगा आपने, ड्रग्स को रोकने के लिए एक संस्थान है। वो लगातार ड्रग्स तस्करों के विरुद्ध अभियान कर रही है, चला रही है, गिरफ्तार कर रही है। तो विभिन्न ऑपरेशन और लोगों की गिरफ्तारी। 2019 में हरियाणा पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार प्रारंभ। 9 मई 2020 को एनआईए तथा हरियाणा पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में उत्तर भारत का ड्रग्स तस्कर सरगना रणजीत चीता गिरफ्तार। रणजीत चीता ये कई केस में मोस्ट वांटेड सरगना है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसके संबंधों की पुष्टि हुई है। ये सब पूरे एक गैंग में एक दूसरे के लिए जुड़े रहे हैं। 9 मई 2020 को इनकी गिरफ्तारी हुई। 2016 में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की गिरफ्तारी हुई। लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई, पीछे भी मैंने इनकी चर्चा की थी। ये तिहाड़ जेल में रहते हुए आज भी अपने गैंग को संचालित कर रहा है। तस्करी इसका एक प्रमुख काम है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी इसका एक प्रमुख काम है। और मैंने बताया था कि कैसे अभी हाल ही में करणी सेना के एक हेड की हत्या हुई है राजस्थान में। इसके हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अभी लगातार अखबार तलाशोगे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 लोग गिरफ्तार, 2 गुर्गे गिरफ्तार, डैश डैश, पुलिस के छापामारी में, पुलिस के ऑपरेशन में। विक्की गोस्वामी गैंग ममता कुलकर्णी के साथ केन्या में, इसकी चर्चा मैंने की। अभी हाल ही में ये अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। एक लंबे समय से कन्या में रह रहा था ममता कुलकर्णी के, हमारे लिए भी वांटेड है और सरकार इनको वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है। जून 2023 एनसीबी द्वारा एक संयुक्त अभियान में केरल के तट से 12,000 करोड़ रुपए का 1500 एलसीडी ड्रग्स जब्त किया गया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गैंग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ते थे और ड्रग्स सप्लाई करते थे और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ड्रग्स बेच रहे थे। डार्कनेट, डार्कनेट का नाम सुना होगा आपने। जब हम इंटरनेट की यूज करते हैं बच्चा, तो इंटरनेट के 3 लेवल होते हैं। इंटरनेट में कुछ ऐसे साइट्स हैं जहां सर्च इंजन के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हो। गूगल सर्च इंजन पे जाओगे और उस पर क्लिक करोगे, जो भी खोजना है खोज लोगे। इंटरनेट एक दुनिया, एक साइबर वर्ल्ड है और सर्च इंजन उसमें घुसने का एक दरवाजा, राइट। मोटा मोटी अगर हम समझो, मैं समझाऊंगा साइबर क्राइम में थोड़ा बहुत। साइबर वर्ल्ड एक अलग दुनिया है, उसमें ढेर सारी सूचनाएं, उसके सारे तार दुनिया के सभी लैपटॉप कंप्यूटर से जुड़े, और उसमें जो भी आप लैपटॉप में टाइप करते हो और जैसे ही आप साइबर वर्ल्ड में डाल देते हो तो साइबर वर्ल्ड में वो जमा हो जाता है। और अगर हमें आपको कुछ चीज खोजना है साइबर वर्ल्ड में, तो साइबर वर्ल्ड में घुसने के दरवाजा है, इसको सर्च इंजन। गूगल के सर्च इंजन में जाओ और वहां डाल करके जैसे ही क्लिक करते हो, उसमें विद्यमान अगर वो चीज है तो आराम से इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। बट कुछ ऐसी वेबसाइट है बच्चा जिनको हम सामान्य रूप से सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते। इस साइबर वर्ल्ड में घुसने के लिए एक तो गूगल वाला हो गया, डायरेक्ट चले गए, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह के रखे गए हैं जिनके लिए आपको पासवर्ड डालना होगा। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर घुसने के लिए डायरेक्ट आप सर्च इंजन में क्लिक करके नहीं जा सकते।
उसके लिए अगर आपके पास पासवर्ड है उसके माध्यम से अंदर घुस सकते हो। बट एक और तीसरा है इसके अंदर, जहां पर सभी नहीं घुस सकते, इसको डार्क नेट। सभी नहीं घुस सकते, वही घुस सकते हैं जिसको वो चाहेंगे घुसाना। और वो सोशल मीडिया को इस तरीके से यूज करते हैं कि डार्कनेट के माध्यम से उनके कस्टमर जुड़ते चले जाते हैं और उसी डार्कनेट के माध्यम से हथियार बेचते हैं, वो ड्रग्स बेचते हैं, वो सब कुछ बेचते हैं। ये लोग डार्कनेट के माध्यम से जुड़ते थे और ड्रग्स की सप्लाई करते थे, राइट। और खरीदने बेचने में डॉलर नहीं, क्रिप्टो करेंसी को यूज करते थे। क्रिप्टो करेंसी भी आज का एक नया करेंसी है, नया दौर है। साइंस टेक में आप पढ़े होंगे। 8 मार्च 2024 को एनसीबी द्वारा भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना जफर सादिक को गिरफ्तार किया। यही जफर सादिक जो डीएमके के नेता हैं। अभी हल्ला मचा हुआ है क्योंकि ये मार्च की घटना है, मार्च 2024 की घटना है बच्चा। अभी मार्च अप्रैल आज से शुरू हुआ है। फिल्म मेकर है। हमारी एनसीबी ये तलाश रही है कि फिल्मों में कहां कहां पैसा लगा हुआ है इसका, इस रैकेट का। मार्च 2024 में ही एनसीबी द्वारा नौसेना और गुजरात एटीएस के साथ एक अभियान में, इसमें पोसाइडन 81, याद करो, हथियार में पढ़ा रहा था सीमा सुरक्षा में, तो समुद्री सीमा सुरक्षा में 2000 करोड़ रुपए की 3300 किलोग्राम नशीली दवाएं पकड़ी गई। 3300 किलोग्राम का मतलब 33 क्विंटल नशीली दवाएं। और नशीली दवाएं इतना खाते हो तो मदहोश हो जाते हो। 33 क्विंटल पकड़ी गई 2000 करोड़ रुपए की, जिसको चाबाहार बंदरगाह से एक नाव से लाया जा रहा था। ये अरब सागर में पकड़ा गया है। हमारे पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया गया, भारतीय नौसेना और गुजरात एटीएस और एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के माध्यम से। 4 मार्च 2024 ईडी द्वारा गुजरात में एक ऑपरेशन के तहत 29 जगहों पर छापा मारा गया। मैंने कहा था ना, ये छापेमारी में वो डर्टी हैरी वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, जो फरवरी में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। गुजरात में एक ऑपरेशन के तहत 29 जगहों पर छापा मारा गया। यह गिरोह रेड मैक्सिको और कनाडा के रास्ते भारतीयों को अमेरिका भेजते थे। 21 फरवरी 2024 को अमेरिका में शिकागो पुलिस ने प्रमुख मानव तस्कर गैंग सरगना हरकेश कुमार रमन लाल पटेल उर्फ डर्टी हैरी को गिरफ्तार किया था। और हैरी भारत में अपने इसी नेटवर्क के द्वारा मानव तस्करी का सिंडिकेट चलाता था। पुलिस ने उसी को ट्रेस करके इसके सिंडिकेट, इसके नेटवर्क, इसके रैकेट को पकड़ने के लिए 29 जगहों पर छापेमारी की बच्चा। 1 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा कनाडा में स्थित गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया। गोल्डी बराड़ वही है, इसका भी नाम आया था अभी जो करनी सेना के हेड की हत्या हुई थी। ये भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ रहा गोल्डी बराड़। 9 फरवरी 2024 कनाडा में बैठकर भारत में संगठित अपराध करने वाले और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला एक खालिस्तानी आतंकी उर्फ अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला को प्रत्यार्पण के द्वारा कनाडा से भारत लाने को मंजूरी मिली है। और अब भारत सरकार प्रयास कर रही है कि कनाडा में गिरफ्तार है, कनाडा से इसको इंडिया में लाया जाए। एक खालिस्तानी आतंकी है और इसका नाम भी बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा हुआ है। यानी पूरा नेटवर्क जो है वो ड्रग्स की तस्करी में शामिल है बच्चा। रोहित गोदारा, ये भी नाम सुन लो, ये भी वही ग्रुप है। 1 मार्च 2024 वर्तमान में कनाडा में रहते हुए भारत में संगठित अपराध को संचालित करने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा को भारत वापस लाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। बड़ा क्लियर है बच्चा। हालांकि रोहित गोदारा नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप आंसर राइट करते हो तो एक समझ आपके सामने होनी चाहिए क्या चल रहा है। तो मैं 2, 4, 5, 10 मिनट बढ़ा देता हूं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूं। ये रटने वाली चीज नहीं है, रटिएगा मत, बट पढ़े रहिएगा, समझ रहेगा, ताकि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एक आउटलाइन। जब समझ आधारित प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर लिखना आसान रहेगा आपका। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि विशेष ऑपरेशन के माध्यम से आतंकवाद को, संगठित अपराध को रोकने के लिए किया गया प्रयास। और हमने एक नया डायमेंशन बनाया है, आतंकवाद को रोकने के लिए किए गए विशेष प्रयास।
भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए भी विशेष प्रयास किया गया और यह विशेष प्रयास ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास, इंटरपोल समझाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई संगठित अपराधी होता है और संगठित अपराधी किसी दूसरे देश में जाकर के शरण लेता है और वो देश अगर उनको वापस लाना चाहती है तो इंटरपोल के पास अपना रिक्वेस्ट भेजती है, इंटरपोल के पास अपना सबूत भेजती है, डॉक्यूमेंट्स भेजती है। इंटरपोल अगर कन्विंस हो जाता है तो फिर इंटरपोल उसको लाने का प्रयास करता है। जरूरत पड़ने पर इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय भगोड़ा हो गया ना, वो अपराधी हो गया। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, रेड कॉर्नर नोटिस से भी नहीं ला पाता है तो उस पर इनाम घोषित कर देता है, आदि आदि। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्या कीजिएगा, सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान में। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। इंटरपोल ने 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित कर रखा है दाऊद इब्राहिम पर। इंटरपोल भी है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध को पकड़ने के लिए किया गया प्रयास है। आतंकवाद के लिए भी ये प्रयास है। यूएन कन्वेंशन ऑन ड्रग्स 1988 पढ़ चुके हम लोग चर्चा। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम 2000, ट्रांसनेशनल सीमा पार संगठित अपराध, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय अपराध हो गया ये, रोकने के लिए 2000 में यूएन कन्वेंशन लाया गया। यूनाइटेड नेशन ने भी महसूस किया कि इस तरह के कन्वेंशन जरूरी है। 2001 में यूएनसीटीसी यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी का गठन किया गया। इसके कार्य भी हम पढ़ चुके हैं आतंकवाद वाले में। जुलाई 2010 में भारत और अमेरिका के बीच काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन इनिशिएटिव समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। टेररिज्म में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से किए गए संयुक्त प्रयास, G20, सार्क आदि, इन विभिन्न मंचों में भी मिलकर के प्रस्ताव पारित किया जाता है। एक क्रॉस बॉर्डर क्राइम है आज के डेट में आतंकवाद और संगठित अपराध का लिंकेज, और बिना वैश्विक प्रयास के, संयुक्त प्रयास के इसका खात्मा संभव नहीं है बच्चा। इस लिंकेज को तोड़ना संभव नहीं है। नहीं तोड़ेंगे तो ये दोनों दैत्य की तरह मजबूत होते जाएंगे जो पूरे विश्व व्यवस्था के सामने चुनौती उत्पन्न करेंगे। इसलिए वैश्विक मंचों पर भी इसको खत्म करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। बिम्स्टेक देशों में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, पारदेशी अपराध, नशीले पदार्थ की तस्करी आदि को रोकने के लिए सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया गया 2016 में। कुछ उदाहरण मैंने दिया है और कुछ करंट में लगातार चलता रहता है। इन सब चीजों की हम चर्चा कर सकते हैं। डन। अब अगला डायमेंशन है आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने के लिए, इंकेज के लिंकेज को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है। फिर भी ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाया है बच्चा। आज भी यह केवल भारत के लिए ही समस्या नहीं, केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौती के रूप में विद्यमान है। ग्लोबल टेररिज्म, और इस ग्लोबल टेररिज्म को मोटा करने, मजबूत करने का काम करता है ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसका लिंकेज, अलग अलग देशों के ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ इसके लिंकेज, खास करके ड्रग्स की तस्करी तो इसके लिए संजीवनी बूटी का काम किया है, क्योंकि ड्रग्स की तस्करी से इसको जमकर पैसा आ रहा। दुनिया के युवा पीढ़ी को जितना ज्यादा ड्रग्स एडिक्शन कराया जाएगा, इनका इनकम बढ़ेगा। ये पूरी तरह से अब फोकस्ड हो गए हैं। इसीलिए इस घटना के लिए ड्रग्स टेररिज्म शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ड्रग्स ट्रैफिकिंग नहीं है, ड्रग्स टेररिज्म, क्योंकि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग या ड्रग्स की तस्करी अब केवल संगठित अपराधियों के साथ द्वारा नहीं की जा रही है, आतंकवादी संगठन भी इसके साथ जुड़ गए और ये व्यापक स्तर पर इसको बढ़ावा दे रहे। आखिर कौन सी चुनौतियां हैं
क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या बाधाएं हैं जो इस तरह के लिंकेज को या इस तरह के एक्टिविटीज को नियंत्रित करने के सामने चुनौती के रूप में विद्यमान। तो हमने यहां पर भी अगर पूछ दे तो हमने 6-7 पॉइंट यहां पर भी दे दिया है बच्चा, एक नजर डाल देंगे। और जो चुनौतियां हैं, जो कारण है, इन्हीं को दूर करना सुझाव हो जाएगा। तो अक्सर चुनौतियां पूछ सकता है, सुझाव पूछ सकता है, कारण पूछ सकता है, दुष्परिणाम पूछ सकता है। सवाल सबसे ज्यादा इसी पर फोकस्ड होगा। चलिए, पहला चुनौती हम देखते हैं, अपर्याप्त कानून तथा जटिल और लेट लतीफ न्याय व्यवस्था। ये है, हर जगह है, और यही कारण है कि हर देश अब एक मजबूत कानून निर्माण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। आप देख ही रहे हो, भारत में यूपी को का, गुज को का, हरियाणा को का बिल आया हुआ है, राजस्थान को का बिल आया हुआ है। अगर पर्याप्त कानून पहले से होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो अपर्याप्त कानून बहुत बड़ा कारण है, चुनौती है, और यहीं पर सुझाव बन जाएगा कि कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, मजबूत कानून का निर्माण किया जाए। और दूसरा है जटिल एवं लेट लतीफ न्याय व्यवस्था। जब भी हम न्याय व्यवस्था की आलोचना करते हैं तो भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी आलोचना है कि यह जटिल न्याय व्यवस्था है, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, लेट लतीफ है। भारत में जितने केसेस हैं उसकी तुलना में बहुत कम जजेस हैं। कहा जाता है कि 4 लाख जज को जब बहाल किया जाएगा तब भारत के जितने भी केसेस है उसका फैसला फटाफट फटाफट होना शुरू होगा। अदरवाइज कई ऐसे लोग हैं जिनकी अपराध सिद्ध हो जाए तो 1-2 साल की सजा हो बच्चा, लेकिन वो पिछले 10 सालों से जेल में बंद। सन्नी देओल का एक डायलॉग आप जरूर सुने होंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बड़ा पॉपुलर डायलॉग है। आज का न्याय व्यवस्था यही है। हाल ही में एक घटना चर्चा में रही थी कि एक व्यक्ति का, भारत के बड़े नेता ललित नारायण मिश्रा के केस में चर्चा आया था। बिहार के बहुत बड़े नेता थे, उनकी हत्या में शामिल व्यक्ति का 40 वर्षों बाद फैसला आया, और 40 वर्षों बाद जब फैसला आया तो आदमी पहले से ही मर चुका था, ऐसे ही मर चुका था। तो इतनी लेट लतीफ न्याय व्यवस्था होती है कि लोगों में डर नहीं होता। अरे केस होगा तो लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट 20 साल लड़ेंगे, सामने वाला ऐसे ही भाग जाएगा। जब उन्हें डर हो जाए कि नहीं, फटाफट केस हुआ और 15-20 दिन, 1 महीना में सब फैसला हो गया, जेल में भेज दिया जाएगा, सजा हो जाएगा, आदमी जल्दी अपराध नहीं करेगा बच्चा। अपर्याप्त कानून तथा जटिल एवं लेट लतीफ न्याय व्यवस्था एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, 2 लाइन आराम से लिख सकते हो आप भी। सबूत और गवाह जुटाने में कठिनाई, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए समस्या है क्योंकि आतंकी संगठन बड़े खतरनाक होते, और संगठित अपराधी भी छोटे 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 भैया अपराधी नहीं होते, बड़े अपराधी होते। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, लॉरेंस बिश्नोई। अब सोचो, दूसरे देश में रखकर किसी को मरवा देना, उड़वा देना, कौन उसके खिलाफ गवाही देगा? ऐसे लोगों के खिलाफ गवाह जुटाना पुलिस के लिए नानी याद आ जाती है। बड़ी मुश्किल से पुलिस अगर गवाह जुटाती भी है तो गवाह को फोन आता है, तुम्हारा बच्चा जो है बहुत प्यारा है, स्कूल में पढ़ रहा है, मैंने पता लगवाया था, बहुत प्यारा बच्चा। देखना चाहते हो ना बच्चे को बड़ा होते हुए? बेचारा अगले दिन कोर्ट में जाके कह देता है कि मैं गवाही, मुझे से जबरदस्ती पुलिस ने गवाही ले ली। सोच रहे हो, तो सबूत जुटाना, गवाह जुटाना ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन होता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए टाडा और पोटा जैसे कानून बनाए गए थे। उसमें एक प्रोविजन था बच्चा कि गवाह का नाम गुप्त रखा जाएगा। अगर आपने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ गवाही दी है तो बस आपका गवाही रिकॉर्ड कर लिया गया, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको बुला करके आपको गवाह रिकॉर्ड कर दिया गया, फिर आप फ्री हो गए। अब आप दोबारा कभी आपको नहीं बुलाया जाएगा, मजिस्ट्रेट का दस्तखत है कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने आपने गवाह दिया है, दैट्स ऑल। और फिर आपका नाम कहीं नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा। अब ऐसे प्रावधान से क्या हुआ कि गवाह मिलने लगे, और जब गवाह मिलने लगेंगे तो ऐसे बड़े बड़े आतंकियों और अपराधियों का खात्मा करना आसान होगा पुलिस के लिए।
लेकिन अगर गवाह का नाम ओपन होने लगे, जब गवाह का नाम गुप्त रखा गया तो बहुत अच्छा था, पुलिस के लिए ताकत बढ़ गया। लेकिन होता क्या है कि जब पावर मिलता है, कठोर कानून होता है, तो उसका मिसयूज भी शुरू हो जाता है। पाया गया कि पुलिस इस तरह के कुछ गुप्त किसी को पकड़ लिया और कहा गवाह गुप्त है, बयान दिलवा करके चुप कर दिया। मिसयूज होने लगा, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया था। मैंने बताया था आपको आतंकवाद पढ़ाते समय टाटा पोटा के बारे में। तीसरा है चुनौती, ट्रायल और अपराध सिद्धि का निम्न स्तर। हमारे यहाँ ट्रायल का स्तर बड़ा निम्न है और दूर धीर धीर पर है। अपराध सिद्धि का स्तर निम्न है, जांच प्रॉपर नहीं हो पाता है। ये भी कहीं ना कहीं एक बाधा है, चुनौती है। भ्रष्टाचार चौथी बाधा, करप्शन इतना ज्यादा है, पैसा दीजिए और जो चाहे वो लिखवाइए। करप्शन भी आतंकवाद और संगठित अपराध के रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा है। संगठित अपराधियों के पास अफराह पैसा है, सबको हफ्ता बंधा हुआ है, नेता से लेकर के पुलिस अधिकारी तक। कैसे खत्म होगा? और अपराध से होने वाले आय में सबका हिस्सा फिक्स है। करप्शन ये नियंत्रण के मार्ग की एक प्रमुख बाधा है। सुरक्षा व्यवस्था की अपर्याप्तता और विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन का अभाव। अब हम एक्सक्यूशन के स्तर पर देखें तो एक्सक्यूशन के स्तर पर कई एजेंसियां हैं। एक एजेंसी आसूचना एजेंसी होती है, राइट। एक एजेंसी जांच एजेंसी होती है, राइट। और एक एजेंसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। कई बार लॉ इन्फोर्समेंट जांच सब साथ में होता है, लेकिन इन जनरली ये सभी एजेंसियां अलग अलग हैं। यदि इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हालांकि अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक आपका काफी पॉपुलर है, पुलिस सुधार, पुलिस रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस रिफॉर्म के लिए 2007 में डायरेक्शन दिए, ये हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो पुलिस रिफॉर्म में यही कहा गया, जो अभी हमारी सिस्टम है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर किसके जिम्मे है? स्टेट के जिम्मे है। इतनी तो समझ हम लोग इतना दिन पढ़ते पढ़ते हो गया। अब स्टेट में जो थाना होता है बच्चा, थाना के जिम्मे जांच भी है और लॉ इन्फोर्समेंट भी है, फोर्स का काम भी करती है। यानी जो दरोगा जी होते हैं वही आईओ भी होते हैं, और वही 5 ठो फोर्स लेकर के अपराधी को गिरफ्तार करने चले जाते हैं, गिरफ्तार करके लेके चले जाते हैं, उसकी पिटाई भी करते हैं, वही जांच भी करते हैं। आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसी को कहा जाता है। पुलिस सुधार में सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया कि जांच को और इन्फोर्समेंट को अलग अलग किया जाए। एक इन्फोर्समेंट फोर्स होगा जो पकड़ेगा, गिरफ्तार करेगा, मारेगा, पीटेगा, वो अलग होगा, और जांच एजेंसी अलग होगी, जिनकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट फैसला देगा। तो अलग अलग होना चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग है और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है आसूचना एजेंसी, जांच एजेंसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी में। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है बच्चा, तो फिर दिक्कत होगा, अपराधियों को बचने का पूरा मौका मिलेगा। यह भी हमारे भारत की सुरक्षा व्यवस्था की एक खामी है। छठा है राजनीतिज्ञों द्वारा संरक्षण और राजनीति का अपराधीकरण। इसकी चर्चा मैंने की, बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी आज के डेट में संगठित अपराध को रोकने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है, यहां तक कि आतंकवाद को रोकने में बड़ी चुनौती है। और लास्ट पॉइंट हम एक देंगे 7 नंबर, वैश्विक सहयोग का अभाव। वैश्विक सहयोग का अभाव। इस पर वैश्विक सहयोग का भी अभाव है, क्योंकि विश्व के देश कारण में भी हम लोगों ने लिखा था, अपने अपने हितों के कारण, अपने अपने स्वार्थों के कारण इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे हैं, या क्रॉस बॉर्डर क्राइम को बढ़ावा देते, क्रॉस बॉर्डर क्राइम को बढ़ावा देते रहे। चाइना पाकिस्तान में अगर आतंकी संगठनों का विरोध नहीं कर रहा है, यूएन में अगर प्रस्ताव लाया जाता है ऐसे संगठनों को आतंकी संगठन के रूप में घोषित करने के लिए, जैसे मोहम्मद के विरुद्ध लाया गया, और चाइना वीटो लगाकर रोक देता है, मतलब समर्थन कर रहा। क्यों? अपने स्वार्थों के कारण। तो कैसे आतंकवाद का खात्मा होगा? तो वैश्विक सहयोग का अभाव, यह भी एक चुनौती है, बाधा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 20-20 शब्द भी लिखोगे तो तुम्हारे पास 140 शब्द बन रहा है। कभी भी 140 शब्द नहीं आएगा चुनौती पे, बट कर सकते हैं। अब बारी आती है सुझाव की। तो सुझाव में आपको बहुत परेशान नहीं होना है।
चुनौतियां और कारण, यही दोनों को दूर कर दोगे तो बन जाएगा सुझाव। बड़ा क्लियर है। कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए और न्याय व्यवस्था को सरल किया जाए, त्वरित किया जाए, फटाफट न्याय व्यवस्था हो। दूसरा, गवाहों की सुरक्षा और गोपनीयता की व्यवस्था हो, क्योंकि जब ओपन होता है तो जल्दी गवाह नहीं मिलते हैं। क्लियर है, समझाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, ताकि ये डट करके मुकाबला कर सके इस तरह के अपराधों का। पता चलता है कि अपराधियों, आतंकियों के पास इतना खतरनाक खतरनाक AK-56, 57, 58, 59 है, और हमारे पुलिस के पास अभी भी वो पुराना अंग्रेजी जमाने का राइफल पड़ा हुआ है। सामने आतंकी आ जाए तो पुलिस बेचारा राइफल छोड़ के भाग जाए, क्योंकि राइफल से कोशिश करेगा तो गोली लोड होगा कि नहीं होगा पता नहीं। वही परंपरागत वाली पुलिस है, उनको मॉडर्नाइज करना जरूरी है, उनके हथियारों को मॉडर्नाइज करना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को यूज करे वो, तो आधुनिकीकरण में सब आ जाएगा। अभी भी ये बड़ा सा पेट मेरी पेट की तरह निकला हुआ होता है। मेरा पेट नहीं निकला है बच्चा, घबराओ मत। तुम लोग मेरा पेट देख नहीं पाते हो, लेकिन देखते ही हो पुलिस का पेट। सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगोड़े अपराधी के संदर्भ में प्रत्यार्पण संधि को सफल बनाया जाए, और ये तभी होगा जब विश्व सहयोग होगा। अगर विश्व के देश सहयोग करने लगे तो फटाफट वो अपराधी को पकड़ के एक दूसरे देश के हवाले करना शुरू करेंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम बंद हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर आतंकी संगठनों से साठगांठ आए तो बचने का एक रास्ता है ना, कि ये हमको दूसरी जगह दुबई में हमारे को सेव करा देंगे, दुबई भाग जाएंगे, पाकिस्तान भाग जाएंगे, ये आतंकी संगठन वहां की सरकार से बात करके हमें संरक्षण दिलवा देंगे। लेकिन अगर विश्व सहयोग हो और सबको डर हो कि किसी भी देश में जाएंगे वहां पर पुलिस पकड़ करके हवाले कर देगी भारत की, तो कोई नहीं करेगा अपराध, कमेगा। इन कार्यों में मीडिया का सहयोग प्राप्त किया जाए, यह सिंपल सुझाव है, और मीडिया का सहयोग तो हर जगह प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य में वैश्विक सहयोग को प्राप्त किया जाए। बच्चा, ये है भारत में संगठित अपराध। आतंकवाद में बहुत सारी बातें मैंने लिखवा दी थी, इसलिए अलग से हमें संगठित अपराध में लिखवाते समय बहुत सारी चीजें कम हो गई, क्योंकि उधर वाली चीजों को हम यहां रिपीट नहीं करेंगे। भारत में संगठित अपराध का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ड्रग्स की तस्करी पर अलग पूछा है, मानव की तस्करी पर पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया है कि भारत में ड्रग्स की तस्करी को एक अलग टॉपिक के रूप में बना दिया। भारत में ड्रग्स की तस्करी को एक अलग टॉपिक के रूप में बना दिया है बच्चा। डन। चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देख लेंगे, क्योंकि आज इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे, कल से हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे बच्चा, और आज इसका मैटर भी हम आपको भेज देंगे। डन। 2:07 हमारे पास 35 मिनट का समय है, और 35 मिनट में मैं इस टॉपिक को एक नजर आपसे डलवा देता हूं। ड्रग्स की तस्करी संगठित अपराध का भारत में एक प्रमुख रूप है बच्चा, और ड्रग्स की तस्करी संगठित अपराध का भारत में प्रमुख रूप है। तो ड्रग्स क्या है? तो ड्रग्स वह तत्व है जिसको खाने के बाद व्यक्ति की चेतना पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति चेतना शून्य जैसा हो जाता है, आदि आदि आदि। मैं इसको आज खत्म कर दूं, जल्दी जल्दी में होगा, या चाहते हो कि कल करूं? आप जवाब दो जल्दी से बच्चा।
आज खत्म करूं या कल? आज होगा तो जल्दी जल्दी और कल होगा तो थोड़ा आराम आराम से। कल कल बाप रे, मैं आज खत्म करता तो थोड़ा बेईमानी करता आपके साथ। एक और टॉपिक है जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। प्रश्न पूछा नहीं गया है बच्चा, बट पूछे जाने की संभावना है, और वो टॉपिक है मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अलग से टॉपिक मैंने बनाया है। ड्रग्स की तस्करी पर आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, और ड्रग्स की तस्करी पे जो भी टॉपिक आपने देखा होगा, हम लोगों ने इससे पूछा है, आपको याद होगा, गोल्डन क्रिसेंट से, याद है? गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ध्यान में है? गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट। ड्रग्स की तस्करी से तो 2-3 सवाल है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से अब की सवाल नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मानव तस्करी को रोकने पर बल दिया है, तो जल्दी जल्दी मैं नहीं करना चाहता हूं। इसलिए मैं आपका भी इच्छा मैं देख रहा हूं, इरादा जान रहा हूं, ठीक है? तो मैं इसको कल करता हूं। डन? ठीक है ना? कल करता हूं मैं, आज इसको हम रहने देते हैं, कल इसको खत्म करते हैं, ठीक है? इसके बाद उसी तरह से 2 दिन जल्दी में, 3 दिन थोड़ा आराम से। मनी लॉन्ड्रिंग 2 दिन जल्दी में या 3 दिन आराम से। साइबर क्राइम एक टॉपिक है, नक्सलवाद, तो हम लोग चाहें तो इसको 1-2 दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हो जाएगा आराम से। डन? चलिए। आज हम रहने देते हैं, ठीक है? थैंक यू।